Hello guys, welcome to my YouTube channel HRM Pillar. Today I am going to discuss a very important topic of HRM, theories of wages. So those who are preparing for UGC NET, this is a very important video for them. So before starting, please like, comment and share my video. So let's begin the topic. Theories of wages. There are 10 theories of wages: subsistence theory, wage fund theory, residual claimant theory, surplus value theory of money, marginal productivity theory, bargaining theory, compensation theory, expectancy theory, equity theory and agency theory. So now let's discuss it one by one. तो सबसे पहले हम subsistence theory डिस्कस करते हैं. It was propounded by David Ricardo. इसका दूसरा नाम आयरन लॉ ऑफ वेजेस भी है. तो कभी अगर क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए कि विच थ्योरी इज नोन एज आयरन लॉ ऑफ वेजेस, सो प्लीज टिक द आंसर सब्सिस्टेंस थ्योरी. नाउ इस थ्योरी में क्या है हम वो डिस्कस करते हैं. सब्सिस्टेंस जो वर्ड है उसका ये मतलब होता है कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीने के लिए वर्कर को कितना पैसा चाहिए या मनी चाहिए. सो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम वर्कर या एम्प्लॉय को सब्सिस्टेंस लेवल के नीचे वेजेस देते हैं तो उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ वर्कर्स है, जो वर्कर्स की पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो जाती है. बिकॉज जो वर्कर्स को अगर पैसा नहीं मिलेगा दे विल डाई ड्यू टू हंगर, डिजीज एंड माल न्यूट्रिशन. तो उससे क्या होगा, जो वेज रेट होगी वो हाई होगी. अब वेज रेट हाई कैसे होगी, क्योंकि जो लेबर होगा वो स्केर्स हो जाएगा, स्केर्सिटी हो जाएगी. तो जितने भी लेबर्स बचेंगे उनको बहुत हाई वेजेस पे एम्प्लॉय किया जाएगा. तो ये एक को रिलेशन होता है वेजेस का फॉल कर जाना और वेज रेट का हाई कर जाना ड्यू टू द पॉपुलेशन. अगर इसका अपोजिट होता है, इसका मतलब अगर वेजेस हाई कर देते हैं हम एक सब्सिस्टेंस लेवल के, तो क्या होगा, वर्कर्स इंक्रीज होंगे, उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी. कैसे, दे विल मैरी एंड दे विल प्रोक्रिएट. तो इसकी वजह से क्या होगा कि स्केर्सिटी नहीं रहेगी, लेबर की जो सप्लाई होगी वो बहुत ज़्यादा ही होगी. तो उन्हें कम रेट में ही एम्प्लॉय कर लिया जाएगा क्योंकि बहुत सारे लेबर्स की सप्लाई है. तो ये एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है वेजेस का भी, रेट्स ऑफ वेजेस का भी और पॉपुलेशन का भी वर्कर्स के. तो ये जो थ्योरी है डेविड रिकार्डो ने दी है. तो सेकंड जो थ्योरी है वो वेज फंड थ्योरी है. वेज फंड थ्योरी को दो लोगों ने प्रोपाउंड किया था. पहले उसे एडम स्मिथ ने किया और फर्दर उसको इम्प्रोवाइज किया जे.एस. मिल ने. तो देखते हैं पहले एडम स्मिथ ने क्या अज्यूम किया. अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ उन्होंने ये अज्यूम किया जो वेल्दी पीपल है उनके पास काफ़ी सरप्लस में फंड रहता है. तो वो क्या उससे क्या होता है कि वो जो सरप्लस ऑफ फंड होता है दे यूज इट इन द फॉर्म ऑफ गिविंग द वेजेस टू दी वर्कर्स. वो क्या करते हैं, वेजेस पे करते हैं वर्कर्स को उन्हीं फंड से. जितना फंड उनका लार्ज होता है उतनी वेजेस भी हाई होती रहती हैं और जितना फंड उनका स्मॉल होता है उतनी वेजेस भी लो होती हैं. तो वेजेस का कैसे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है उनके फंड्स पर. फर्दर इसको जे.एस. मिल ने कैसे इम्प्रोवाइज किया, उन्होंने ये कहा कि वेजेस फिक्स्ड रहती हैं, ऐसी कोई वेल्थ पर फ्लक्चुएट नहीं करती, वो सिर्फ एक ही चीज़ पर फ्लक्चुएट करती हैं और डिपेंड करती हैं, वो है डिमांड और सप्लाई ऑफ लेबर पर. मतलब जितना लेबर का डिमांड और सप्लाई होगा उसके बीच में एक वेजेस फिक्स कर दी जाएंगी. तो उन्होंने इस थ्योरी को थोड़ा इम्प्रोवाइज किया. तो नेक्स्ट थ्योरी पे चलते हैं, रेजिडुअल क्लेमेंट थ्योरी. ये जो रेजिडुअल क्लेमेंट थ्योरी है ये प्रोपाउंड की थी फ्रांसिस ए वॉकर ने. इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं. वो हमने पहले भी पढ़ा है अपनी मैनेजमेंट क्लासेस में भी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस स्टार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं. इनके अकॉर्डिंग वेजेस वो अमाउंट है जो कि बच जाता है. रेजिडुअल क्लेमेंट का मतलब होता है बच जाना. क्या बच जाना, पेमेंट. अगर हम 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट कर दें, मतलब लैंड का पेमेंट कर दें, लेबर का कैपिटल का पेमेंट कर दें और एंटरप्राइज का पेमेंट कर दें, तो उसके एंड में जो बचा कुचा अमाउंट होता है वो वेजेस होता है. तो इनके अकॉर्डिंग जो लेबर है वो रेजिडुअल क्लेमेंट है. मतलब लेबर वो है जिसको सबसे लास्ट में पैसे दिए जाते हैं. तो उनके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या हुआ वेजेस का, ये हुआ कि होल प्रोडक्शन में से अगर हम लैंड का रेंट माइनस कर दें, कैपिटल में से कैपिटल का जो इंटरेस्ट है वो माइनस कर दें और ओनर्स को जो प्रॉफिट मिलता है वो माइनस कर दें, तो वो वेजेस बचती हैं. हालांकि ये थ्योरी में थोड़ी क्रिटिसिज्म है क्योंकि हमेशा आपने सुना होगा कि ओनर्स को लास्ट में प्रॉफिट दिया जाता है, सबसे पहले जो होता है वो लेबर को ही वेजेस दी जाती हैं. तो ये थोड़ी क्रिटिसाइज की गई थी थ्योरी. तो ये इतनी ज़्यादा इफेक्टिव थ्योरी नहीं है. अब आते हैं नेक्स्ट थ्योरी पे जो कि सरप्लस वैल्यू थ्योरी ऑफ मनी है. सरप्लस वैल्यू ऑफ थ्योरी ये जो है ये प्रोपाउंड की थी कार्ल मार्क्स ने. कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है ये वो लेबर को एक कमोडिटी मतलब एक आर्टिकल व्यू करते हैं जो कि जिसे ट्रेड किया जा सकता है. वो सिर्फ ये सोचते हैं कि जो लेबर है उसको सिर्फ प्रोडक्ट में वैल्यू डालने के लिए ऐड किया जाता है. तो उसे एज अ प्रोडक्ट लेते हैं, वो एज अ ह्यूमन नहीं लेते हैं. तो इसमें क्या है, एम्प्लॉय में इसमें क्या इस थ्योरी में ये है कि एम्प्लॉयर पूरी फुल अमाउंट नहीं देता है जो कि उसे कस्टमर
से प्रोडक्ट बेचने के बाद मिलती है। इंस्टेड ऑफ वो क्या करता है, सिर्फ उसका थोड़ा सा पार्ट दे देता है एज अ वेज, और बाकी जो बड़ा पोर्शन होता है, लार्जर प्रॉफिट होता है, वो खुद अपने पास ओनर रख लेता है। तो मार्क्स ने ये एस्टिमेट किया कि ये प्रेशर पॉपुलेशन का नहीं है जिसकी वजह से ये हो रहा है, वेजेस डाउन हो रही हैं, ये बल्कि इसकी वजह से हो रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड वर्कर्स हैं इस पूरे फैक्ट्री की तरफ। तो इसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इसीलिए है क्योंकि सब्सिस्टेंस लेवल पे नहीं मिल रहा है। तो ये मार्क्स का एस्टिमेशन था कि वेजेस जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से डाउन हो रही है, ना कि पॉपुलेशन के प्रेशर से। तो ये सरप्लस वैल्यू थ्योरी ऑफ मनी है। अब नेक्स्ट थ्योरी पे आते हैं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी जो है वो विकस्टीड और जेबी क्लार्क ने प्रोपाउंड की थी। इनके अकॉर्डिंग जो वेजेस हैं वो डिमांड और सप्लाई ऑफ लेबर पे डिपेंड करती हैं, जैसा कि एक बार हमने पहले वाली थ्योरी में भी पढ़ा था। उनके अकॉर्डिंग जो वर्कर्स है सिर्फ उन्हें उतना ही पे करना चाहिए जितने वो उसके इकोनॉमिकली वर्थ हों। और मार्जिनल जो कंसेप्ट, इसका नाम जो मार्जिनल रखा है वो इसलिए रखा है दोस्तों, मैं बताती हूँ। इसमें ये है कि एम्प्लॉयर तब तक ही लेबर को कंटिन्यू करता है एम्प्लॉय करना जब तक जो उसका लास्ट एडिशनल मार्जिनल वर्कर है वो वैल्यू दे रहा है और उसकी कॉस्ट से कम है। जैसे ही उसकी कॉस्ट बढ़ने लगी ओनर की, वो तुरंत मार्जिनल वर्कर और बाकी वर्कर्स को एम्प्लॉय करना बंद कर देगा। तो इसमें क्या फायदा होता है एम्प्लॉयर का, वो उसको ज्यादा प्रॉफिट्स मिलते हैं क्योंकि उसको नॉन मार्जिनल वर्कर्स को पे नहीं करना पड़ता है। तो ये विकस्टीड और जेबी क्लार्क की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी थी, जिसमें वेजेस डिमांड और सप्लाई ऑफ लेबर पे ही डिपेंड करती हैं। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स इसमें हाईलाइट करती हैं जिसकी वजह से आपको इजीली पड़ेगा कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मतलब डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर। अब आती है बार्गेनिंग थ्योरी। बार्गेनिंग थ्योरी जॉन डेविडसन ने प्रोपाउंड की थी। अब बार्गेनिंग वर्ड से आपको ध्यान दे रहा होगा कि वेजेस जो है वो बार्गेनिंग पावर से डिटरमाइन की जाती हैं। अब किसकी बार्गेनिंग पावर, वर्कर्स की, लेबर्स की, ट्रेड यूनियन की और एम्प्लॉयर की। अब अगर ट्रेड यूनियन को इन्वॉल्व किया जा रहा है तो मॉनेटरी बेनिफिट्स, इंसेंटिव्स और जॉब डिफरेंशियल्स किस पे डिटरमाइन होगा, किसकी कितनी स्ट्रेंथ है। ऑर्गेनाइजेशन की ज्यादा स्ट्रेंथ है तो कम देंगे, ट्रेड यूनियन की ज्यादा स्ट्रेंथ है, वो ज्यादा पावरफुल है इनसे, तो उनको ज्यादा मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये तो डिपेंड करता है कि कितना कौन बार्गेन कर लेता है, तो उसके एक स्टैंडर्ड पे सेट हो जाती है मॉनेटरी बेनिफिट्स और वेजेस। तो ये उनका एक जॉन डेविडसन का तरीका था बताने का कि कैसे वेजेस को हम डिसाइड करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कंपनसेशन थ्योरी पे। कंपनसेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है कि अगर एम्प्लॉयज अपने जॉब से डिससेटिस्फाई हैं तो उनको क्या डिजायर करते हैं, वो मनी, मतलब अपनी वेजेस और सैलरी में कुछ इंक्रीमेंट इंक्रीज करते हैं। और अल्टीमेटली जब उनका ये इंक्रीज हो जाता है तो उनकी अट्रैक्टिवनेस भी इंक्रीज हो जाती है जॉब की। पर आसानी से सैलरी और वेजेस इतनी जल्दी इंक्रीज नहीं होती हैं, इसीलिए डिजायर फॉर मोर मनी, फॉर डिजायरिंग ऑफ मोर मनी, वो क्या करते हैं, उनका अचानक से बिहेवियर अच्छा हो जाता है, जिससे कि उनका अच्छा बिहेवियर देख के एम्प्लॉयर उनकी मनी हाई कर दे। और वो अच्छा बिहेवियर क्या हो जाता है, जैसे कि वर्क परफॉर्मेंस में इंप्रूव हो जाना, यूनियंस ज्वाइन कर लेना, बेटर जॉब देख लेना। तो इसकी वजह से क्या होगा, अचानक से उनके पे में बहुत रेज आएगा। तो इसमें ये कहा गया है, मॉरल ये है इस थ्योरी का, कि जो पे है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन को और उनके बिहेवियरल इम्प्लीकेशंस को। मतलब वो कैसे बिहेवियरली इम्प्लाई कर रहे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है कंपनी में, वो सिर्फ इसी से डिपेंड करता है। वो है सिर्फ और सिर्फ पे अच्छा मिलेगा तो अच्छा ही वो लोग बिहेवियर करेंगे। अब नेक्स्ट आती है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ये हमने मोटिवेशन में भी पढ़ी है तो यहाँ पर भी पढ़ लेते हैं। थ्योरी सेम है और वो वेजेस में भी काउंट की जाती है, इसीलिए मैंने इसके बारे में थोड़ा सा ही लिखा क्योंकि क्वेश्चंस मोटिवेशन वाली में ज्यादा आते हैं, इसमें ज्यादा नहीं आते तो ज्यादा नहीं पढ़ने हैं। तो ये प्रोपाउंड की थी वेक्टर ब्रूम ने। उनके अकॉर्डिंगली रिवॉर्ड और बिहेवियर मोटिवेशन में लिंक है, मतलब रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा तो एक मोटिवेशन बिहेवियर रहता है और नहीं मिलेगा तो वाइस वर्सा। वेजेस किसका रिजल्ट है, वेरिएंस का, इंस्ट्रूमेंटेलिटी का और एक्सपेक्टेंसी का। तो दोस्तों ज्यादा इस पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसलिए मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं लिखा है। चलिए नेक्स्ट थ्योरी पे चलते हैं, इक्विटी थ्योरी। एलियोट जैक्स ये थे जिन्होंने इस एडवोकेट किया इस इक्विटी थ्योरी को। उनके अकॉर्डिंग इफेक्टिव रिवॉर्ड सिस्टम ही रिलेट करता है कि कैसा काम चल रहा है, लेवल क्या है वर्क का। इनके अकॉर्डिंग लेवल ऑफ वर्क को उन्होंने कैसे डिफाइन किया है, एक टाइम स्पैन, मतलब कितने टाइम मैक्सिमम एक जॉब होल्डर विदाउट एनी सुपरविजन अपने ओनर के काम कर लेता है, उसके अकॉर्डिंग उन्हें वेजेस दी जाती हैं। ऐसा इक्विटी थ्योरी में बताया गया है। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा, ये सिर्फ एक थ्योरीज है जो अलग अलग लोगों ने प्रपाउंड करते गए और उन्होंने अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया। तो इस कुछ लोग ये सोचते हैं कि टाइम स्पेन के अकॉर्डिंग ही पैसे देने चाहिए, तो ये भी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैंने सिर्फ इतना ही आपको बताया, आपको सिर्फ इतना ही पढ़ने की जरूरत है। लास्ट थ्योरी आती है एजेंसी थ्योरी।
ये जो थ्योरी है ये डाइवर्जेंट इंटरेस्ट और गोल पे फोकस करती है। इसका ये मतलब है जो एम्प्लॉयर है और जो एम्प्लॉय है वो दो स्टेक होल्डर्स है बिजनेस यूनिट के। जो एम्प्लॉयर है वो प्रिंसिपल का रोल प्ले करता है और जो एम्प्लॉय है वो एजेंट का रोल प्ले करता है। और एजेंट को रिम्यूनरेशन किस फॉर्म में मिलती है? अब भाई एजेंट है तो एजेंसी कॉस्ट मिलेगी। अभी एम्प्लॉय को एजेंट बना दिया गया है, तो एम्प्लॉय को जो एजेंट बनाया है तो रिम्यूनरेशन भी इन द फॉर्म ऑफ एजेंसी कॉस्ट मिलती है। तो आपको सिर्फ दोस्तों इतना ही वर्ड्स याद करने हैं जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं इसमें। तो दोस्तों ये तो थी 10 थ्योरीज ऑफ वेजेस। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लास्ट ईयर के पेपर के बताना चाहूंगी जो कि कोड 55 दैट इज HRM में आए थे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। इसमें एक साइड तो प्रोपाउंडर्स की नाम है और दूसरी साइड थ्योरीज हैं। तो देखते हैं, पहला है डेविड रिकार्डो, फ्रांसिस ए वॉकर, कार्ल मार्क्स और जेबी क्लार्क। इस तरफ है रेजिडुअल क्लेमेंट, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, सबसिस्टेंस थ्योरी और सरप्लस वैल्यू थ्योरी। तो देखते हैं, डेविड रिकार्डो ने मैंने बताया था सबसे पहले हमने जो थ्योरी पढ़ी थी सबसिस्टेंस वो दी थी। तो ए का तो थर्ड है, तो इनमें से जिनका भी थर्ड है हम उन्हें सिलेक्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन तो अभी आ रहा है, फोर्थ को हम हटा देते हैं। अब सेकंड आता है फ्रांसिस ए वॉकर। फ्रांसिस ए वॉकर ने रेजिडुअल क्लेमेंट थ्योरी दी थी। तो अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन से ऑप्शंस हैं जो कि हमने शुरू के 3 सिलेक्ट किए जिसमें बी का फर्स्ट आंसर है, तो वो सिर्फ सेकंड ही ऑप्शन है। तो इसका मतलब इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन। इसमें सी का क्या है? कार्ल मार्क्स का सरप्लस वैल्यू थ्योरी और डी जेबी क्लार्क का है रेजिडुअल क्लेमेंट थ्योरी। तो इसका ऑप्शन है सेकंड, इसका आंसर है। ये जून 2015 में से लिया गया था। अब नवंबर 2017 के पेपर में भी हमेशा ही हर साल के पेपर में एक ना एक मैच द फॉलोइंग आती ही आती है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस आपको दिखा रही हूँ। नवंबर 2017 में भी इसमें उल्टा कर दिया था, इसमें सरप्लस थ्योरीज इस तरफ और उधर प्रोपाउंडर। तो पहला है सरप्लस वैल्यू, फिर सेकंड है वेज फंड, फिर तीसरा है रेजिडुअल क्लेमेंट और चौथा है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो देखते हैं सरप्लस वैल्यू ऑफ थ्योरी का जो है कौन है प्रोपाउंडर, अभी बताया था मैंने पढ़ाते वक्त, कार्ल मार्क्स। वेज फंड थ्योरी के कौन है? जेएस मिल। रेजिडुअल क्लेमेंट थ्योरी के कौन है? फ्रांसिस ए वॉकर। और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के कौन है? जेबी क्लार्क। तो इसका ऑप्शन है पहला, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का सेकंड। ये क्वेश्चन नवंबर 2017 से लिया गया था, तो इसका आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा। तो ऐसे ही हर साल क्वेश्चंस आते हैं मैच द फॉलोइंग। अगर ये आपने पूरी वीडियो अच्छे से देखी होगी तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। So thank you so much for watching my video. If you have any queries, please comment in the comment section. And also if you want me to make videos on any specific topic, I will definitely make it. Please comment on this comment section. Till then, this is Mahima signing off from the video. Goodbye.